नमस्कार साथियों, मैं राकेश सांडिल छपरा सारण की धरती से आपको नमस्कार करता हूं। जैसे मैंने कल कैलकुलेशन सैलरी का किया था 1/1/36 के बाद रिटायर होने वाले लोगों का, उसी क्रम में कुछ फ़ोन मेरे पास आया जिसमें अभी भी सैलरी शब्द के विषय में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, जिस पर मैं चर्चा करूंगा आज सैलरी पर। और इसके बाद समय रहेगा तो पुनः नियमावली पर भी कुछ चर्चा करूंगा, जिसमें कुछ ये चीज़ का चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि एक बंधु गया से विश्वकर्मा जी हैं, बबलू विश्वकर्मा जी, उन्होंने फ़ोन किया। 2-3 दिन पहले मैंने चर्चा किया था कि 3-5 में जो बहाल हुए हैं उनकी बहाली गैर योजना मद से हुई है और लोक शिक्षा का योजना मद से। उस पर किसी का कन्फ्यूजन था तो वो उनसे कोई दूसरा आदमी डिस्कस किया कि बता रहे थे गैर योजना मद, तो हम लोगों का पेमेंट तो योजना मद से होता है, सर्व शिक्षा अभियान से। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने बहाली की चर्चा की थी कि योजना मद से हुई है बहाली। यहाँ देखिए, योजना मद में हुई थी लोक शिक्षक और शिक्षा मित्र गैर योजना। तो मैंने सिर्फ बहाली की चर्चा की थी, पेमेंट का मैंने चर्चा नहीं किया था। मद से बहाली हो गया, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट किस मद से आपका पेमेंट कर रहा है वो मायने नहीं रखता है। सर्व शिक्षा अभियान में 60% केंद्र सरकार का भागीदारी होता है और 40% स्टेट का होता है। आपको जानकारी होगा कि इसी मद से बहुत योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिसका मैं नाम नहीं रखूंगा, आप लोग खुद जानते हैं। शुरू से ही कुछ लोग आवाज़ भी दे रहे थे कि हम लोग के वेतन को से कटौती करके सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम दूसरा है और हम लोग में से काट करके ये योजना, आप समझ जाइएगा इस चीज़ को। तो यहाँ मैं मुख्य रूप से यही चर्चा कर रहा था कि योजना और गैर योजना मद में बहाली हुई थी, पेमेंट का मैंने चर्चा नहीं किया था। पेमेंट सरकार कहीं से करे, उससे आपको क्या लेना देना है। चलिए अब आ जाइए मुख्य बात पर। आज हमको एक बहुत बड़ा शिक्षा मिला। हमारे गांव के हमारे रिश्ते में चाचा हैं, उनका नाम है चुन्नू चाचा। वो कल परसों जिस दिन हम ग्रेच्युटी का चर्चा किए थे तो पता नहीं इत्तेफाक से कहीं से घूमते हुए उनको मोबाइल पर मेरा वीडियो मिल गया। वो देखे, आश्चर्य किए और फ़ोन किए मेरे पास, जिसको मैं भोजपुरी में बता रहा हूँ कि अरे ई का ग्रेच्युटी समझाओ तरह में का बा। हम बोले कि तो देखो एकरा के, देखो कुछ समझो। तो देखे, तब तक इत्तेफाक से अगले दिन उनको मिल गया सैलरी चैप्टर। वो बढ़िया से देखे। इसके बाद हमको फ़ोन किए कि अरे ई सैलरी ग्रेच्युटी ई कौन सी है। हम बोले कि बैठ के देखिए ना, समझिए उसको। तो बोले कि एक चीज़ है, भले ही हमारे काम का चीज़ नहीं है, लेकिन देखने से ये लगता है कि नहीं, वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में अगर इस बातों को अपनाया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है, शिक्षाप्रद है।
इसलिए आपको भी मैं सलाह देता हूं कि नहीं कि आप शिक्षक हैं, अपने आप तक इस चीज़ को रखिए। इन चीज़ों को आप अपने बच्चे और भी पेरेंट्स हैं जो आपके विभाग में नहीं हैं, उन तक भी अगर आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब कराते हैं और इसको देखते हैं लोग, तो मैं आशा करता हूँ कि इससे उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। जैसे मैंने चुनू चचा का बात की, तो वो एक हैं, श्रेष्ठ हैं, हमारे पूजनीय हैं, बहुत बड़े शिक्षा हमको दिए कि बोले कि ऐसा कोई वीडियो बनाओ ना जिसमें बिना काम किए सैलरी आता हो। मजाक किए। हम बोले कि चचा देखते रहिए, कभी ना कभी आपको भी भेटाइए जाएगा बिना काम किए हुए सैलरी आने का तकनीक। बोले कि ठीक है देखते हैं, अगर नहीं मिला तो आएगा तो थुरबो करेंगे। बोले लेकिन एक चीज़ बहुत ही अच्छा हमको शिक्षा दिए कि देखो बाबू, 3 आदमी जितना पढ़ता है जीवन भर उतना उसके पेशा में निखार आता है। उन्होंने जानते हैं क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किया। बोले कि शिक्षक, अधिवक्ता और चिकित्सक, टीचर, वकील और डॉक्टर ज़िंदगी में जितना ही पढ़ेगा उतना ही उसके पेशा में निखार आएगा। इसलिए आपसे भी आग्रह है कि आप भी आधे घंटा, 1-1 घंटा कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, जिससे आपका भी नॉलेज डेवलप करेगा और आपके मुंह में कोई ला करके माइक नहीं घुसाएगा। समझ रहे हैं ना हम क्या इशारा कर रहे हैं। आ जाइए सैलरी पर। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा कर देना चाहते हैं सैलरी में एक होता है, आप सुने होइएगा, शब्द को डिफाइन करते चलते हैं, वेजेज। वेजेज में मजदूरी होता है, सैलरी वेतन। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होता है कि वेतन और मजदूरी में क्या अंतर है, सैलरी और वेजेज में क्या अंतर है। लोग कहते हैं, बहुत लोग बतियाते हैं कि रोज़ मिलता है उसको मजदूरी कहते हैं, सप्ताह में मिलता है उसको मजदूरी कहते हैं, महीना में मिलता है उसको वेतन कहते हैं। ये वो सही परिभाषा इसका ये नहीं है, बहुत छोटा सा परिभाषा है। वेजेज मजदूरी में शारीरिक मेहनत के पारिश्रमिक को मजदूरी कहते हैं, शॉर्ट में जान लीजिए, और मानसिक मेहनत के प्रतिफल को सैलरी और वेतन कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बेसिक सैलरी मीन्स सैलरी होता है, ध्यान दीजिएगा। बेसिक सैलरी निकालने का फॉर्मूला आप सुने होइएगा, ये ग्रॉस सैलरी या इसी को टोटल सैलरी कहते हैं। ग्रॉस सैलरी बिफोर टैक्स के पहले वाला सैलरी निकालने का फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस सैलरी माइनस अलाउंस में आ जाता है DA, HRA, इंश्योरेंस, TA इत्यादि। अब देख लीजिए, आप कभी भी भूल के भी सैलरी का मतलब टोटल को मत समझ लीजिएगा। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, और ये सब जो होता है TA, DA, HRA इत्यादि, जैसे नेता लोगों को मिलता है फर्नीचर का, गाड़ी का, ये वो सब जो भत्ता मिलता है वो भत्ते हैं, न कि वेतन। वेतन सिर्फ बेसिक सैलरी को कहते हैं, और बाकी सब जितना भी मिलता है सुविधा उसको अलाउंस कहते हैं, भत्ते कहते हैं। अब आगे चलिए, इसको हिंदी में भी लिख दिए हैं कि किसी की भाई बंधु को प्रॉब्लम नहीं हो। मूल वेतन यानी इसका हिंदी कुल वेतन को ही समेकित वेतन, संपूर्ण वेतन कहते हैं। कुल वेतन माइनस भत्ते में आ जाएगा DA, HRA, बीमा, यात्रा इत्यादि,
घटाने के बाद जो बचता है वही बेसिक सैलरी होता है। एक चीज़ पर थोड़ा सा और ध्यान दिलाना चाहते हैं, सभी लोग गए होंगे बाराती लोग जाते हैं, सभी लोगों को बाराती कहते हैं, लेकिन उसमें से दूल्हा एक ही होता है। ध्यान रखिएगा, यही चीज़ है। आप ग्रॉस सैलरी को ही बेसिक सैलरी नहीं समझ लीजिएगा। और आपके नियमावली में है संपूर्ण वेतन संरक्षण। तो संपूर्ण वेतन संरक्षण का है मतलब कि संपूर्ण वेतन यही है, सैलरी को ही वेतन कहते हैं। तो संपूर्ण वेतन संरक्षण का मतलब आपको सिर्फ बेसिक का ही सुरक्षा दिया गया है, न कि इसके चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे आइए आप। यहाँ 2003, 5, 6, 8, 12, 20, 23 और 24 नियमावली के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहते हैं कि ये नियमावली एक के बाद दूसरा बना, दूसरा के बाद तीसरा बना, तीसरा के बाद चौथा बना, चौथा के बाद पांचवा बना, इत्यादि क्रम चलते रह गया। इसको हम बता देना चाहते हैं आपको कि इस यहाँ तक किस प्रोसेस को अपनाया गया है, या फिर बीपीएससी का भी यहाँ से यहाँ तक किस प्रोसेस को अपनाया गया है और यहाँ से यहाँ किस प्रोसेस को अपनाया गया है, इस पर चर्चा कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक 20 तक में एक चैप्टर होता है एमालगेमेशन, एक शब्द भी होता है, आप देखिएगा, इसको समामेलन कहते हैं। इसको समामेलन इसमें किया गया, इसको इसमें किया गया, इसको इसमें किया गया, इसके इसमें। यहाँ तक तो प्रक्रिया अपनाया गया समामेलन का, और यहाँ से ला करके 2020 नियमावली बना करके सबको एब्जॉर्ब कर दिया गया। नहीं, यहीं से एब्जॉर्ब किया गया। देखिए, यहाँ से 3-5 की नियमावली अलग थी, इसके बाद 6 में एक नियमावली बना गया, और इस नियमावली को भी अपने में लेकर के मिला लिया गया और इसको एमालगेट कर लिया गया, एमालगेट, एब्जॉर्ब्स। इसके बाद उस नियमावली को यहाँ ला करके उसको एब्जॉर्ब्स, अवशोषण शब्द का एक यूज होता है, अवशोषित, इसी प्रक्रिया को अपनाया गया है। लेकिन आकर के यहाँ 23 से 24 और बीपीएससी वाले को रिकंस्ट्रक्शन एक शब्द होता है, जिसमें ये प्रोसेस होता है कि इसको कोई कंपनी या संस्था जिसको अपने में समाहित कर करके इस दोनों प्रक्रिया को, इसको लेकर के और इसको दोनों को एक ही में मिलाने का प्रक्रिया है, और इसको एक नई, जैसे इसको कंपनी में समझ लीजिए या संस्था में, एक संस्था दूसरे संस्था को ये प्रोसेस अपना करके और यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद दोनों के मिश्रण से एक नई कंपनी, संस्था, नियमावली समझ लीजिए, उसको बना दिया गया। इसी को रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण शब्द या प्रक्रिया कहते हैं, जिसको अपनाया गया है आपको 23, 24 और 25। तो इसके बाद यहाँ से यहाँ 2 प्रक्रिया में तो होता है कि इसका और इसका अस्तित्व बना रहता है। कुछ अलग अलग टर्म ऑफ कंडीशन है, उसको बहुत डीपली में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट्स के स्टूडेंट जो होंगे, लॉ के स्टूडेंट जो होंगे, उसको पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ टर्म ऑफ कंडीशन पर इनकी शर्त बनी रहती है, ये भी बने रहते हैं, ये भी बने रहते हैं अपने अपने जगह, लेकिन साथ में काम करते हैं। लेकिन ये दोनों को जिस दिन मिला करके इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, त्यों ही इनकी और इनकी अपनी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, और नए शक्ति का या नए क्या कहते हैं इसको, रूल का, या उसको दूसरे शब्द में कह दीजिए संविधान का, संस्था के संविधान का, भारतीय संविधान मत समझ लीजिए, संस्था के संविधान का
एक निर्माण होता है और जिसके आधार पर आगे की प्रक्रियाएं चलती है, उसी नियम का पालन करना पड़ता है। और एक चीज़ आप जान लीजिएगा, मेरे दिमाग में आ गया अभी बोलते बोलते, जैसे कि किसी बंधु ने हमको बताया कि किसी भी यहाँ से लेकर के और 20 तक के नियमावली में जिनकी बहाली हुई है, उनको ज्वाइनिंग लेटर लेने के पहले सिर्फ रजिस्टर पर रिसीविंग कराया जाता था कि हाँ हमने पा लिया। लेकिन एक बहुत बड़ी खेल साहब ने खेल करके चला गया है, जिसमें नियुक्ति पत्र पर सारी शर्तें लगा दी है और इसके बाद उन्होंने उसी पर रिसीविंग पर ऑनलाइन निकाल करके सिग्नेचर करा लेते हैं रिसीविंग की आप सभी शर्तों को जानते हुए एक्सेप्ट कर लिए हैं आप। तो जानते हैं सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, आपको बांध दिया गया है, आप लीगल प्रोसेस भी नहीं अपना सकते हैं, बाध्य होंगे। आगे नियमावली की चर्चा जब करूँगा उस समय क्लियर हो जाएगा और आप भी नियमावली को पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, अगले दिन फिर मिलेंगे।